नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत कहां खड़ा है? ईरान पर हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो युद्ध बुद्ध और गांधी शांति को लेकर नैतिक संदेश दिया करते थे, देते हैं, वही अनैतिक युद्ध के समय स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? आप ये वीडियो पूरा देखिए। हमने कई सारे पहलुओं को आपके लिए शामिल किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के सामने प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया है, उसका मतलब क्या है? क्या उससे भारत का स्टैंड साफ होता है? 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है। 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी शांति की अपील किससे कर रहे हैं? ईरान ने तो पहले हमला किया नहीं, ना शांति तोड़ी। बिना युद्ध की घोषणा के तेहरान पर हमला किया गया, खामेनेई की हत्या कर दी गई। क्यों भारत स्टैंड नहीं ले पा रहा? विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है? शांति की आवाज बुलंद करने के लिए कनाडा की जरूरत क्यों पड़ी? कनाडा का सहारा लेकर क्यों कह रहे हैं कि शांति की अपील कर रहे हैं? बिना कनाडा के क्यों नहीं कह पाए? इस बयान में भी उन्होंने खामेनेई की हत्या को लेकर कुछ नहीं कहा, ना ईरान पर हमले को लेकर। क्या हवा से अपील की जा रही है? अपील जिससे की जा रही है उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा कि उसका नाम अमेरिका है और इस्राइल है? इन दोनों ने ईरान पर हमला किया, इन्हें नहीं करना चाहिए। भारत के कई शहरों में ईरान पर हमले और खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर, हैदराबाद, अमरोहा, अलीगढ़, लखनऊ, जिले में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। भारत में ईरान के दूतावास में शोक सभा का आयोजन हुआ। भारत में प्रदर्शनों के ये सारे वीडियो ईरान के दूतावास के हैंडल से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या ईरान एक तरह से यह नहीं बता रहा कि भारत की जनता इस हमले के विरोध में है, मगर भारत की सरकार हमले की निंदा तक नहीं कर पाई? सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का विरोध तो दूर, शोक तक नहीं जताया गया। 2024 में जब हेलीकॉप्टर हादसे में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई, तब भारत ने एक दिन के शोक की घोषणा की थी। तो इस बार भारत क्यों चुप रहा? पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी हत्या कर दी गई है, इस पर भी भारत की चुप्पी नोट की जा रही है। 21 फरवरी की रात को जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया ध्यान भटकाने के लिए, तब भारत ने कड़ी निंदा जारी की और कहा कि रमजान के महीने में किए गए इस हमले में आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन प्रकट करता है। लेकिन जब उसी रमजान के महीने में ईरान पर हमला होता है, आम नागरिक मारे जाते हैं, तब भारत की निंदा कहां है? संप्रभुता का समर्थन कहां है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी गई, बातचीत चल रही थी, लेकिन अब उसकी राजधानी पर बम बरसाए जा रहे हैं। किसी देश की संप्रभुता पर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? यही कारण है कि कई लोग जानना चाहते हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? भारत का स्टैंड क्या है? नैतिकता से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती, कूटनीति नहीं चलती। यह लाइन तभी क्यों आती है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के आगे चुप हो जाते हैं, इस्राइल का विरोध नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करे तब भारत निंदा कर देता है, लेकिन इस्राइल ईरान पर हमला करे, भारत निंदा क्यों नहीं कर पाता? हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना। राजनीति और कूटनीति में एआई की तरह दिमाग लगाना पड़ता है। एक ही समय पर 100 खबरों पर नजर रखनी पड़ती है। जमाना एआई का, तो आप एआई में हाथ आजमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बात आने वाले कल की नहीं, आज की है। आउटस्किल एक ऐसा एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे एआई के अनुभवी लीडर जुड़े हैं। आउटस्किल आपके लिए 2 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इसी शनिवार और रविवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक
आमतौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस 10,000 तक होती है, लेकिन आउटस्किल ने आपके लिए फ्री कर दी है। एक पैसा नहीं देना और एआई के बारे में 2 दिनों तक सीखने का मौका भी मिलेगा। 16 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाएंगे जितना जानने में महीनों लग जाते हैं। पर याद रखिए, फ्री है, इसलिए सीट भी लिमिटेड है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप एआई का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकेंगे। 10 से अधिक एआई टूल्स को पर्सनल टूल में कैसे बदल सकते हैं, बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल एजेंट बना सकते हैं, काफी कुछ 2 दिनों में आप सीख सकते हैं। 40 से अधिक देशों के 10 लाख से अधिक लोग इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमले में एआई का इस्तेमाल हुआ, इसलिए एआई से बचना नहीं, भिड़ना है और सीख लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फ्री स्पॉट ज्वाइन कर लीजिए और आउटस्किल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अपने विवेक के इस्तेमाल से ही फैसला लीजिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका यह डर मेरे देश पर कलंक है। क्या हमेशा से ऐसा था या वाकई, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि एप्स्टीन फाइल्स के बाद सब बदल गया? दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आए, तब उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं, वह शांति के साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। भारत न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है। क्या यह नैतिक स्टैंड नहीं है? और क्या यह नैतिकता के साथ साथ व्यवहारिकता की लाइन नहीं है? क्या नैतिकता का व्यवहारिकता के साथ कोई रिलेशन नहीं होता? क्या व्यवहारिकता हमेशा नैतिकता से आजाद होती है? किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भारत न्यूट्रल नहीं है, शांति के साथ है, और 4 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत, रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत सीज फायर के प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेता, जबकि 107 देश सीज फायर के पक्ष में वोट करते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कह दिया, आज का युग युद्ध नहीं है और मैंने फोन पर भी आपसे इस बारे में बात की है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह नेतन्याहू और ट्रंप से फोन पर कुछ कहा कि युद्ध का युग नहीं है, मत कीजिए? तब तो यह हिस्सा वायरल हो गया था और ग्लोबल मंच पर मोदी की स्पष्टता के गुण गाए जाने लगे। लेकिन अब क्या हो गया है? इसलिए आज भारत में इस बात की चर्चा है कि ईरान पर हमला हुआ, दुनिया एक बार फिर से व्यापक युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। तब वही प्रधानमंत्री मोदी अपनी तटस्थता छोड़कर शांति का साथ क्यों नहीं दे रहे? हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहे? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं कर पा रहे, शोक संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे? अगर इस एक सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा और आपको लगता है आज के दौर में साफ साफ स्टैंड लेना मुश्किल है, तो आप स्पेन के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पहले देखिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान में सरकार विरोधी हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा भी की और किसी देश की संप्रभुता पर हमले की भी। सांचेज ने कहा कि यह याद रखना अनिवार्य है कि आप ईरान जैसी किसी दमनकारी सरकार का विरोध कर सकते हैं, पूरा स्पेन इसका विरोध करता है, लेकिन इसी के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से बाहर जाकर खतरनाक सैनिक कार्रवाई को भी अनुचित बता सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। बिना अमेरिकी कांग्रेस या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मंजूरी के युद्ध शुरू करने का विरोध सभी को करना चाहिए। युद्ध का विनाश ही एकमात्र रास्ता नहीं, बातचीत से समाधान निकल सकता है। इसलिए हम तुरंत युद्ध रोकने की अपील करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए और जितनी जल्दी हो सके बातचीत शुरू हो। स्पेन और पूरे यूरोपियन यूनियन की यही लाइन होनी चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान पर किए गए हमले पर कितना अलग अलग बयान है। पेड्रो सांचेज ने अपने बयान में गांधी, बुद्ध, वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र नहीं किया, ना अपनी परंपरा के देवी देवताओं और मिथकों का जिक्र किया, बल्कि साफ स्टैंड लिया कि ईरान में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या का विरोध भी कर रहे हैं और एक देश की संप्रभुता पर हमले का विरोध भी। स्पेन के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की दौड़ में नहीं है, फिर भी उन्होंने दिखा दिया एक ऐसे वक्त में जब दुनिया पर विनाश मंडरा रहा हो, उस वक्त में कैसे स्टैंड लिया जा सकता है।
मोदी सरकार के समर्थन में दलील दी जा रही है कि कूटनीतिक संबंध जियोपॉलिटिकल वास्तविकता से चलते हैं, नैतिकता से नहीं। इस तर्क के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, वे अपने भाषणों में युद्ध के खिलाफ नैतिक स्टैंड क्यों लेते हैं? गांधी, बुद्ध, वसुधैव कुटुंबकम की बातें क्यों करते हैं? क्या बुद्ध और गांधी का उदाहरण देना नैतिक स्टैंड नहीं? जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया, तो क्या यह नैतिक स्टैंड नहीं? तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक किसे ज्ञान दे रहे हैं कि नैतिकता से दुनिया नहीं चलती? भाषणों में नैतिकता भरी जाती है ताकि तालियां बजे। जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया में जब युद्ध के विरोध में बुद्ध के हवाले से ज्ञान दे रहे थे, तब क्या नैतिक लाइन नहीं ले रहे थे? हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं, तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया है, क्या इसकी निंदा करना नैतिकता है? क्या भारत ने इस लड़ाई में अपना साइड चुन लिया है कि वह इस्राइल और अमेरिका के साथ है? प्रधानमंत्री के इस्राइल दौरे के टाइमिंग को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे थे कि हमले की आशंका से ठीक पहले यह दौरा क्यों किया जा रहा? क्या भारत ईरान के बजाय इस्राइल को अपना समर्थन दे रहा है? कई जगहों पर यह बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हमला होगा और उनके वापस आते ही हमला हुआ, यह पहले से तय था। अब कहा भी जा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल तो एक सप्ताह पहले ही हमला करना चाहते थे, लेकिन खुफिया जानकारी के कारण हमले को एक सप्ताह के लिए टाला गया। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है, अगर ऐसा हुआ तब तो कूटनीतिक मर्यादाओं का हनन किया गया है। क्या इस्राइल ने प्रधानमंत्री मोदी को कवर के रूप में इस्तेमाल किया? उन्हें बुलाया गया ताकि ईरान उस दौरान हमला ना करे और इस्राइल और अमेरिका को तैयारी का मौका मिल जाए। यह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए तो क्या उन्हें इस हमले की जानकारी दी गई? क्या इस्राइल ने भारत से ईरान पर हमले की जानकारी साझा की होगी? संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। क्या ग्लोबल ऑर्डर और कानून के सम्मान के लिए संप्रभुता का सम्मान प्रैक्टिकल बात नहीं? क्या इस सम्मान की बुनियाद में व्यवहारिकता नहीं है कि किसी पर हमला मत करो? कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, और अब ईरान पर हमला हुआ तो भारत विरोध भी नहीं कर पा रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती है। क्या यह नैतिक लाइन नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी किसे सुना रहे हैं? पश्चिम के उन्हीं देशों को जो युद्ध करते रहे हैं, जो आज इस्राइल के साथ खड़े हैं और ईरान पर हमले को सही ठहरा रहे हैं। तब फिर इस तरह के भाषण बंद कर दीजिए। पश्चिम एशिया की हालत पर प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठकें कर रहे हैं, बयान नहीं आ रहा। 28 फरवरी को जब हमला हुआ तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, ईरान के विदेश मंत्री से बात की, लेकिन जानकारी के नाम पर यही कहा, उन्होंने चिंता जताई है। चिंता जताना स्टैंड लेना है? हमले के बाद ईरान को फोन करते हैं, तब फिर हमले की निंदा क्यों नहीं कर सके? यह कौन सी चिंता है? भारत ने दोहराया कि बातचीत होनी चाहिए, वो तो चल रही थी। ईरान बातचीत में हिस्सा ले रहा था, लेकिन 2-2 बार 1 साल से कम समय के भीतर बातचीत के बीच में अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया। 28 फरवरी के हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कार्यालय से ट्वीट किया गया कि भारत ईरान और खाड़ी इलाके में हो रहे बदलावों से चिंतित है।
हम सभी पक्षों से संयम बनाए रखने और टकराव से बचने की अपील करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। इस बयान के बाद हमें विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री का बयान नहीं मिला जो ठोस रूप से इस हमले पर भारत की लाइन स्पष्ट करता हो। आज प्रधानमंत्री का बयान आया जो उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के सामने दिया है, जिसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया। कितनी बार आप यही कहेंगे कि बातचीत होनी चाहिए? दोनों देशों से समान दूरी बनाते हुए बयान क्यों जारी करते हैं, जबकि सबके सामने है ईरान बातचीत की मेज पर था, उस समय उस पर हमला हुआ, उसके नेताओं की हत्या की गई, बिना किसी उकसावे या औपचारिक युद्ध घोषणा के इस्राएल और अमेरिका ने हमला किया। ओमान के विदेश मंत्री ने सामने आकर कहा कि वे इस बात से हताश हैं कि अच्छी बातचीत चल रही थी, ईरान शर्तों पर सहमत हो रहा था, लेकिन तब भी हमला हुआ। ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 28 फरवरी के भारत के बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र नहीं किया। जनरल तरीके से बातचीत करने का सुझाव ही देना था, तो इसके लिए विदेश मंत्री की क्या जरूरत? यह तो एआई भी कर सकता है। चाबहार के पोर्ट में भारत का हजारों करोड़ का निवेश है, उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, युद्ध बढ़ेगा तो हमला पोर्ट पर भी हो सकता है। क्या इस्राएल ने गारंटी दी है कि भारत के हितों को देखते हुए चाबहार पर हमला नहीं करेगा? जिन देशों पर हमले का खतरा है या जहां हमला हो रहा है वहां पर लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं। क्या भारत सरकार का बयान काफी है कि वह चिंतित है? पिछले साल जून में 12 दिन के युद्ध के दौरान विदेश मंत्रालय ने कहा था, हम ईरान और इस्राएल के बीच बदलते हालात से बेहद चिंतित हैं और परमाणु ठिकानों पर हमले की जानकारी पर निगरानी बनाए हुए। उस समय भारत ने दोनों पक्षों से टकराव नहीं बढ़ाने को कहा था कूटनीतिक रास्ते से बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि टकराव बढ़े नहीं। भारत दोनों देशों से करीबी और दोस्ताना रिश्ते रखता है और हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन इस बार भारत यह भी नहीं कह पाया कि उसके दोनों देशों से करीबी और दोस्ताना रिश्ते हैं। यही बात भारत का विदेश मंत्रालय इस बार क्यों नहीं कह पाया? 1 साल पहले तक ईरान को दोस्त कह रहे थे, अब दोस्त भी नहीं कह पा रहे। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, भारत में महंगाई आएगी। दुनिया भर के नेता इन मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, फिर भारत को क्यों चुप रहना चाहिए या अस्पष्ट लाइन लेनी चाहिए? कम से कम आर्थिक सवाल पर तो बयान दिया जा सकता था। अमेरिका कहता है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत इस पर बोल भी नहीं पाता, और फिर कहते हैं नैतिकता नहीं प्रैक्टिकल हो गए। जब आप यह कहते हैं कि आदर्शों की बात सोशल मीडिया पर लिखने के लिए है, कूटनीति के संबंध इस पर तय होते हैं कौन किसका साथ देगा, इस आधार पर भी परख लीजिए। इसी आधार पर बताइए कि अमेरिका और इस्राएल, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कब और किस तरह साथ दे रहे हैं? टैरिफ लगाने वाला देश कौन था? क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दिया? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर के साथ लंच कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुनीर की तारीफ कर क्या ट्रंप भारत का मजाक नहीं उड़ा रहे थे? जिस समय भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया? चीन ने डोकलाम और गलवान में अतिक्रमण किया, क्या अमेरिका और इस्राएल ने साथ दिया? टैरिफ लगाकर अपमानित करने वाला देश का विरोध आप नैतिकता के नाम पर नहीं कर पाए, लेकिन कोई बता दे क्या व्यवहारिकता के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ पर चुप्पी साध ली? तुर्की और ईरान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी देश हैं, मगर मौजूदा टकराव में तुर्की ने किसी भी पक्ष के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। एर्दोगन ने खामेनेई की हत्या पर शोक जताया है। नैतिकता से दुनिया नहीं चलती इस वक्त कह रहे हैं। इस चुप्पी में क्या अमेरिका का भय है? अगर अमेरिका या ट्रंप का डर है तब फिर उसके लिए नैतिकता को बलि का बकरा क्यों बना रहे? भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की निंदा क्यों नहीं की? क्या यह भी प्रैक्टिकल बात है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का बयान जारी किया है। कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा करती है, जो बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा के किया गया। कांग्रेस इस गहन शोक की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान के लोगों और विश्व भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस गंभीर संकट और दुख की घड़ी में उनके साथ हम पूरी तरह एकजुट हैं। कांग्रेस का स्टैंड साफ है, अगर मगर से भरा नहीं है। बता रहा है कि इस वक्त भी स्टैंड लिया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं हमले की निंदा करना।
दुनिया में इतनी बड़ी घटना हो रही है और भारत ना तो ईरान के लिए बोल पा रहा है, ना खुलकर इस्राइल के लिए खड़ा हो पा रहा है। 2014 से ग्लोबल लीडर, सुपर पावर बनने के न जाने कितने दावे किए गए और आज भारत का स्टैंड क्या है, इसी का जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस ने अपने बयान में भारत के संविधान का हवाला दिया है और कहा है कि भारत की विदेश नीति संवाद के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान पर आधारित है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में निर्देशित है, संप्रभुता की समानता, गैर हस्तक्षेप और शांति के ये सिद्धांत भारत की सभ्यता और हमारे मूल्यों की नींव हैं। आज पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सोच, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति के बिल्कुल विपरीत हैं। एक स्वतंत्र संप्रभु देश के नेतृत्व और शासन प्रणाली को बल से अस्थिर करना, चाहे वो ईरान में हो या इससे पहले वेनेजुएला में, जबरन शासन परिवर्तन और एक तरफा कार्रवाई है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है। एक राष्ट्राध्यक्ष की सुनियोजित हत्या इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। संप्रभुता बिना शर्त के होती है और राजनीतिक वैधता बलपूर्वक हासिल नहीं की जा सकती। हर राष्ट्र के नागरिकों को अपने राजनीतिक भविष्य को स्वयं निर्धारित करने का पूरा अधिकार है। किसी बाहरी शक्ति को शासन परिवर्तन करने या किसी अन्य राज्य के नेतृत्व को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी कार्रवाइयां साम्राज्यवाद के समान हैं और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ। माह रमजान में आयतुल्लाह खमेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खमेनेई साहब की, वह तो इतिहास में, जैसा मैंने कहा, दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। कोई यह बताए कि भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। क्या इसमें नैतिकता नहीं है? क्या यह लाइन नैतिक नहीं है कि जब भारत यह बात कहता है तो इसका मतलब यही है कि वह युद्ध नहीं चाहता, युद्ध को ठीक नहीं मानता, यकीन नहीं करता? तो युद्ध के वक्त भारत युद्ध का विरोध क्यों नहीं कर पाया? प्रधानमंत्री मोदी के 2 ट्वीट हैं, उसे देखिए। एक ट्वीट में वे नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा की चिंता जता रहे हैं और तनाव कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमला तो इसराइल ने किया है, ईरान ने पहले नहीं किया। ईरान तो बातचीत ही कर रहा था, फिर क्यों नहीं इसराइल को बातचीत का इंतजार करना चाहिए? दूसरा ट्वीट उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को लेकर किया, मगर उसमें ईरान का नाम तक नहीं, लेकिन यूएई पर हमले की निंदा की गई है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका हमला कर रहा है, उसकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन ईरान का बिना नाम लिए संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की निंदा कर रहे हैं। किसी को भी दिख सकता है भारत भी अब कूटनीति में ट्रंप और नेतन्याहू की लाइन लेने लगा है। उनकी कूटनीति किसी तार्किकता, मानवता या सिद्धांत से नहीं चलती। सबको पता है इसराइल ईरान को खत्म कर देना चाहता है। उसकी दिलचस्पी वहां लोकतंत्र बहाल करने में कतई नहीं है, गजा की तरह ईरान को भी तबाह करने में है। जब बातचीत के बीच में हमला हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह पाए कि बातचीत को मौका दीजिए, लेकिन जब हमला होने लगा है तब कहते हैं तनाव कम कीजिए, बातचीत कीजिए। क्या किसी को इसमें कोई स्टैंड नजर आता है? नैतिकता भले ना चाहिए तो क्या इसमें कूटनीति नजर आती है? हिंदी अखबारों में विश्व गुरु को लेकर कितने बयान छपे, किसी को पता नहीं विश्व गुरु होना क्या होता है। लेकिन क्या विश्व गुरु बनने का जब दावा करते हैं तो आप नैतिक स्टैंड नहीं लेते कि आप संस्कृति, आध्यात्मिक, विचार, राजनीति में सबसे श्रेष्ठ हैं?
यह स्टैंड तो भारत के नेता नैतिकता के आधार पर ही लिए जा रहे हैं। यह दुनिया के किसी बोर्ड परीक्षा में तय तो नहीं हुआ जिसके बाद कोई देश विश्वगुरु बन जाएगा। अगर विश्वगुरु की कल्पना से आप नैतिकता को निकाल दें, फिर इसमें क्या बचता है? क्या आप ऐसे विश्वगुरु बनना चाहेंगे जो दुनिया के संकट के समय चुप रह जाए, स्टैंड ना ले पाए? 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। ट्रंप तो किसी भी चीज से मुक्त हैं। उन्होंने अपने देश में संविधान की परवाह नहीं की, टैरिफ लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को अवैध घोषित किया। जो नेता अपने देश में अवैध काम कर रहा हो, उससे दुनिया उम्मीद कर रही है ईरान की जनता के साथ न्याय करेगा। नेतन्याहू ने गजा में किस तरह से नरसंहार किया, उससे दुनिया उम्मीद कर रही है कि ईरान में लोकतंत्र लाएगा। ट्रंप वॉशिंगटन पोस्ट से कहते हैं कि उनका उद्देश्य ईरान के लोगों की आजादी है। एक्सियोस से कहते हैं कि वे डील कर हमले को 2-3 दिन में रोक सकते हैं या लंबा भी खींच सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहते हैं 4 से 5 हफ्ते में सब ठीक हो सकता है। मेरे पास 3 चॉइस। और एबीसी से कहते हैं हमने टॉप लीडरशिप के अगले 2-3 अधिकारियों को मार डाला है। खामेनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने कहा अब बातचीत आसान हो जाएगी, लेकिन एक दिन बाद एबीसी के पत्रकार से कहते हैं हमने ईरान में एक ही हमले में लाइन ऑफ कमांड के 3 लोगों को मार दिया। अगर बातचीत करनी है तो आप पूरी लाइन ऑफ कमांड को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही हुआ ट्रंप ईरान के लोगों को शासन में नहीं रहने देना चाहते हैं। जिसने हमला किया उसी के पास हमले का एक जवाब नहीं। ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया। ऐसा नहीं कि इतिहास हमेशा की तरफ बदल रहा है। जब पुरानी मूर्तियां उखाड़ी जा सकती हैं तो उनकी जगह पर लगने वाली नई मूर्तियां भी कभी उखाड़ी जाएंगी। भारत के स्टैंड को समझना मुश्किल है। ईरान और इस्राइल को लेकर भारत का स्टैंड बता रहा है। भारत अब कहीं कोई स्टैंड नहीं लेगा, और लेगा तो अब उसका मतलब नहीं। अगर नैतिकता और आदर्शों की विदाई हो गई है तो यही बात भारत को कह देनी चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो साफ करना ही चाहिए कि उसका स्टैंड ट्रंप के दबाव में नहीं, उसका स्टैंड उसकी अपनी स्वतंत्र नीति है। नेतन्याहू और ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं है। भारत क्यों नहीं स्टैंड ले सका? क्या इसका भी जवाब दिया जा सकेगा, या ध्यान भटकाने के लिए कुछ और किया जाने वाला है? क्या स्टैंड लेकर भारत ने नेतन्याहू और ट्रंप से अलग कोई दावा किया है? यह भी बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।